हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स का जो पेपर 6 है उसके अंतर्गत आज हम लोग जो अमेरिकन जो एग्जीक्यूटिव है उसका अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कॉम्परेटिव स्टडी हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग 4 देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रिटेन की कार्यपालिका का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग अमेरिका की जो कार्यपालिका है उसका अध्ययन करेंगे। तो अमेरिका में जो है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और इस शासन प्रणाली में के अनुरूप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति शासन का वास्तविक जो है वो प्रधान होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्तियों जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की अनेक जो है वो योग्यताएं होती हैं और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात जो है वो नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष की जो है वो होना चाहिए। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 वर्ष से निवास जो है वो कर रहा हो वो व्यक्ति। और संविधान के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन व्यवहारतः जो है यह अप्रत्यक्ष जो है चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव में बदल जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में कुल जो सदस्य की जो संख्या होती है वो 538 जो होती है और कोलंबिया डीसी को अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों का चुनाव अमेरिका के विभिन्न राज्यों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके बाद निर्वाचक मंडल के सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करने के बाद निर्वाचक मंडल के कार्य जो है वो समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव नवंबर महीने में होता है और इस चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं और यह केवल औपचारिक ही होता है क्योंकि निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। राष्ट्रपति पद के जिस उम्मीदवार को निर्वाचित मंडल के 270 मत मिल जाते हैं उस व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत अर्थात 270 मत नहीं प्राप्त होता है तो पहले तीन उम्मीदवार में से जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त मिले होते हैं कोई एक उम्मीदवार का चुनाव राष्ट्रपति पद पर के लिए
प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है और किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष से पहले नहीं हो सकता है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों में से सीनेट किसी को भी उम्मीदवार जो है वो बना सकती है या चुन लेती है। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है और 22वें संविधान से पहले राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ था, लेकिन 22वें संवैधानिक संशोधन 1951 के अनुसार राष्ट्रपति तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अतः अमेरिकी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक अपने पद पर नहीं लड़ सकता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संविधान में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है और इस महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ निचले सदन प्रतिनिधि सभा से होता है और प्रतिनिधि सभा के सदस्य राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं और ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को सौंप दिए जाते हैं। यह समिति सदन को अपना प्रतिवेदन देती है और इस प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिनिधि सदन आवश्यक समझने पर महाभियोग का आधार तैयार करती है और इस महाभियोग संबंधी प्रस्ताव प्रतिनिधि सदन में बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रस्ताव सीनेट के पास भेज दिया जाता है। सीनेट निश्चित तिथि को इस आरोपों की जांच करने के लिए एक न्यायालय के रूप में बैठता है एवं उस समय सीनेट की अध्यक्षता अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यदि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति उसी समय से अपने पद से हट जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने, उसकी मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा पद त्याग देने पर शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि इस स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो क्रमशः प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, सीनेट का अस्थायी अध्यक्ष, वित्त मंत्री तथा अन्य मंत्री इस पद को धारण करेंगे। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन में राष्ट्रपति के उत्तराधिकार संबंधी नियमों की व्यापक व्यवस्था की गई है और इसी संशोधन में यह कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मनोनीत करता है, लेकिन इस मनोनयन को कांग्रेस के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। अमेरिकी संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में सभी कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। व्यवहार में अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। उसके इस कार्य के अनेक संघीय कर्मचारी उसकी सहायता करते हैं। देश में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने में मुख्य जिम्मेदारी अमेरिकी राष्ट्रपति की होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होने के साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति सभी मंत्रियों, राजदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, विभागों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। लेकिन ये सभी नियुक्तियां तभी वैध होती हैं जब सीनेट इनका अनुसमर्थन अपने 2/3 मेजॉरिटी से करता है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्र अनेक छोटी छोटी नियुक्तियां भी करते हैं, जैसे सीमा शुल्क इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों की, सरकारी नियमों, जिला महान्यायवादी
निम्न संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य कर्मचारियों की आदि। इन नियुक्तियों में राष्ट्रपति अपने दल के इच्छाओं का भी ध्यान रखते हैं तथा उन सभी राज्यों के सीनेटरों से सहमति पहले ही प्राप्त कर लेते हैं जिसमें वह नियुक्ति करते हैं। इसे ही सीनेटोरियल शिष्टाचार कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को अनेक अधिकारियों को पदच्युत करने की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अमेरिकी संविधान के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसी कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अपने निर्णयों में कहा है कि उन अधिकारियों को उसके पद से हटाया जा सकता है जो उसके आदेश का पालन ना करते हों, कार्य में दक्ष ना हो, उनके कार्यक्रम का विरोध करते हों और अपने जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हों। अमेरिकी राष्ट्रपति को संघीय अधिकारियों को निर्देश तथा आदेश देने का अधिकार है। राष्ट्रपति को अपने अधीन अधिकारियों को आदेश देने और इनका पालन करवाने के लिए सेना का प्रयोग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संकटकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार होता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को क्षमा कर सकते हैं या निलंबन भी कर सकते हैं, लेकिन महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति के विषय में उसे इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। आम विद्रोह होने पर वह सर्व क्षमा भी प्रदान कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य निर्माता एवं संचालक होता है। वह विदेशों में राजदूतों, विशेष दूतों, निजी दूतों आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विदेशी राज को मान्यता प्रदान करता है। उसे विदेशों से संधियां करने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन इन संधियों को सीनेट की स्वीकृति जरूरी होती है, मिलनी आवश्यक होती है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति में होता है, अतः उसे सेनाओं के प्रयोग करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी व्यापक अधिकार प्राप्त होता है। वह कांग्रेस को अपना वार्षिक संदेश भेजता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी कांग्रेस का साधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन वह कांग्रेस का साधारण, असाधारण और विशेष अधिवेशन बुला सकता है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती। अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली निलंबनकारी निषेधाधिकार, सुपरपेंसरी वीटो पावर, और दूसरा वीटो, पॉकेट वीटो पावर। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और उसे अपनी आपत्तियों के साथ सदन को लौटा सकता है। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती, और इस प्रकार ऐसे निषेधाधिकार को निलंबनकारी निषेधाधिकार या नियमित निषेधाधिकार, रेगुलर वीटो कहते हैं। जब अमेरिकी कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने वाला हो और 10 दिन से कम समय रह गया हो तो उस समय यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करे तो विधेयक समाप्त हो जाता है
और यह जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहलाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यपालिका आदेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त होता है और ऐसा अधिकार अमेरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति को प्रदान करता है, जिसे अध्यादेश या प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वह अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित या क्षमा प्रदान करने की शक्ति रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति विद्रोहियों को आम माफ़ी भी दे सकता है। इस तरह से अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति को काफ़ी व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं, चाहे वो कार्यपालिका के क्षेत्र में हो, चाहे विधायी शक्तियों के क्षेत्र में हो या न्यायिक शक्तियों के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति को काफ़ी व्यापक शक्तियां जो है वो प्राप्त होती हैं। तो ये थी अमेरिकी राष्ट्रपति की जो है कार्यपालिका शक्तियां। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगले क्लास में हम लोग स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।